दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज पूरी दुनिया जिस ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी के हिसाब से अपनी घड़ियां मिलाती है, और उसका सेंटर सदियों पहले कहाँ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोग शायद लंदन सोचें, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। बिल्कुल लंदन में नहीं दोस्तों, बल्कि हमारे अपने भारत के उज्जैन में था। हैरानी हुई ना सुनकर। सही कहा आपने। देखिए, जब हम प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र को गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि महान खगोल शास्त्री वराह मिहिरा ने बहुत पहले ही शून्य देशांतर और प्रमुख याम्योत्तर का इस्तेमाल कर लिया था। अरे वाह! यानी आज जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो किसी जमाने में उज्जैन से गुजरती थी। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई तुक्का नहीं था। उज्जैन को इसलिए चुना गया क्योंकि भौगोलिक रूप से कर्क रेखा और वो प्राचीन शून्य देशांतर रेखा एक दूसरे को वहीं काटती थी। ये हमारे प्राचीन विज्ञान का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, अक्षांश, देशांतर, मानक समय और मानचित्र के पूरे विज्ञान के बारे में। बिल्कुल। आज हम इन सभी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से डिकोड करेंगे। मैप्स कैसे काम करते हैं और समय की गणना कैसे होती है, ये सब समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विभूति एकेडमी में। यहाँ चैप्टर्स को इतना गहरा और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं कि आपको किसी और कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए और पूरा फोकस यहाँ लगा दीजिए। शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। पृथ्वी आखिर दिखती कैसी है और उसे कागज पर उतारने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सही बात है, क्योंकि अगर हम आर्यभट्ट के 500 ईसा पूर्व के कथन को देखें तो उन्होंने साफ कहा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है और गोलाकार है। हाँ, लेकिन देखिए, समस्या ये थी कि एक गोल आकार को यानी एक 3D चीज को जब आप कागज पर यानी 2D में बनाने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत आती है। जैसे व्यापार और यात्राएं बढ़ी, लोगों को सटीक रास्ता चाहिए था। और वहीं से मानचित्र यानी मैप का विकास शुरू हुआ, है ना। लेकिन यहाँ एक लॉजिक का सवाल आता है। अगर पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी हुई है, तो उसे एक चंपट कागज पर एकदम सही कैसे दिखाएंगे? यही तो कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक संतरे की कल्पना कीजिए। हाँ, संतरे हुआ उदाहरण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर कर देता है कॉन्सेप्ट्स को। बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक संतरे को छीलकर उसके छिलके को मेज पर एकदम सीधा और फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो छिलका बीच से फट जाएगा या उसके किनारे टूट जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो फ्लैट हो ही नहीं सकता बिना फटे। एग्जैक्टली। ठीक वही पृथ्वी के सतह के साथ होता है। कागज पर मैप बनाते वक्त देशों का आकार या उनके बीच की दूरी में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आनी तय है। इसीलिए पृथ्वी का सबसे सटीक मॉडल सिर्फ एक ग्लोब ही होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है कि ग्लोब सबसे सटीक मॉडल क्यों है, लेकिन अगर कागज के मानचित्र में एरर्स होते हैं तो हम उनका इतना यूज क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, ग्लोब को हम फोल्ड करके जेब में नहीं रख सकते और किसी छोटे शहर की गलियां तो ग्लोब पर दिखाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए अलग अलग तरह के मैप्स बनाए जाते हैं। यानी प्रैक्टिकलिटी के लिए। एक तो मैप्स कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से? 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला भौतिक मानचित्र, जिसमें पहाड़, नदियां और मैदान दिखाए जाते हैं। दूसरा राजनीतिक मानचित्र, जिसमें देश, राज्य और सीमाएं होती हैं। और तीसरा थीमेटिक मानचित्र है ना, जो किसी एक विशेष विषय पर फोकस करता है, जैसे बारिश या जंगलों का फैलाव। इसको अपनी कॉपी में छाप लीजिए एस्पिरेंट्स। ये मैप टाइप्स एग्जाम में आते हैं। सही कहा। और इन मैप्स को पढ़ने के लिए 3 मुख्य घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, जिनके बिना मैप किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले दूरी और स्केल के कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, क्योंकि एक पूरे देश को एक छोटे से कागज पर फिट करना ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल चमत्कार है। देखिए, स्केल का मतलब बहुत सिंपल है। ये मैप पर दी गई दूरी और जमीन पर असली दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी अगर मैप बनाने वाले ने तय किया कि 1 सेंटीमीटर की लाइन जमीन पर 500 मीटर के बराबर होगी, तो वही स्केल बन गया है ना। बिल्कुल सही। अब इसको ऐसे समझिए, अगर मैप पर एक रेलवे स्टेशन और बैंक के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर दिख रही है, तो जमीन पर उनकी दूरी कितनी होगी? बहुत सिंपल मैथ है। अगर 1 सेंटीमीटर 500 मीटर है, तो 250 सेंटीमीटर को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यानी 1250 मीटर दूरी होगी। दोस्तों, ये स्केल वाला कैलकुलेशन एग्जाम में पक्का आएगा, इसको नोट कर लीजिए। और दूरी के बाद दूसरी चीज आती है दिशा। मैप्स में आपने देखा होगा एक तीर का निशान होता है जो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ को दिखाता है। हाँ, वो निशान हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स या प्रधान बिंदु कैसे काम करते हैं? प्रधान बिंदु 4 होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मैप में नॉर्थ हमेशा ऊपर रखा जाता है। अगर आपको नॉर्थ मिल गया तो बाकी दिशाएं खुद ब खुद मिल जाती हैं। सही बात है। और उनके बीच की दिशाएं जैसे नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, उनसे नेविगेशन और भी सटीक हो जाता है। अब आते हैं तीसरे घटक पर, प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल्स। बिल्कुल। अब एक छोटे से मैप पर आप असली पेड़, पोस्ट ऑफिस या रेलवे लाइन तो नहीं बना सकते ना, इसलिए सिंबल्स का यूज होता है। और भारत में ये सिंबल्स कौन तय करता है? दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये काम करता है ताकि कम जगह में ज्यादा जानकारी मिल सके। सही कहा आपने। अब ये तो बात हुई 2D मैप्स की, लेकिन जब हम वापस 3D ग्लोब पर आते हैं तो हमें एक बहुत लंबा चौड़ा आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल दिखता है। हाँ, जिसे हम अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए एक चेस बोर्ड यानी शतरंज के बोर्ड का उदाहरण लेते हैं। बोर्ड पर 64 खाने होते हैं, लेकिन किसी एक खाने को पहचानने के लिए क्या करते हैं हम नीचे लिखे लेटर्स A से H और साइड में लिखे नंबर्स 1 से 8 का यूज करते हैं। जैसे अगर किसी ने कहा E4 तो प्लेयर तुरंत समझ जाता है। एग्जैक्टली भाई, वैसा ही ग्रिड सिस्टम पृथ्वी के लिए चाहिए था। जैसे अगर आपको किसी नए शहर में 5th लाइन की 7th दुकान ढूंढनी हो तो एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। पृथ्वी पर वही काम अक्षांश और देशांतर करते हैं। ये बहुत बढ़िया एनालॉजी थी, समझ आ रहा है ना दोस्तों? तो सबसे पहले लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश की बात करते हैं। ये जो ग्लोब पर लेटी हुई रेखाएं दिखती हैं, इनके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, अक्षांश रेखाओं की शुरुआत होती है पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश होती है। यानी ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ से ध्रुवों की तरफ 1-1 डिग्री के फर्क पर रेखाएं खींची गई हैं। बिल्कुल। और ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हो जाती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री है। वो क्या? भूमध्य रेखा सबसे बड़ा सर्कल है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, पृथ्वी की गोलाई के कारण इन सर्कल्स का आकार छोटा होता जाएगा। हाँ, और एंड में नॉर्थ और साउथ पोल पर ये सर्कल सिर्फ एक डॉट यानी बिंदु बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, एग्जाम में ये स्टेटमेंट बनता है कि अक्षांशों की अधिकतम दूरी कहाँ होती है, तो जवाब है भूमध्य रेखा पर। सही बात है। और अक्षांश सिर्फ लोकेशन नहीं बताते, इनका सीधा कनेक्शन जलवायु यानी क्लाइमेट से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं एग्जाम में दोस्तों। ध्यान रखिए, अक्षांश और जलवायु का कनेक्शन समझिए। भूमध्य रेखा के पास इतनी गर्मी और ध्रुवों पर इतनी ठंड क्यों होती है? देखिए, ये पूरा खेल सूर्य की किरणों का है। भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं। तो किरणें सीधी पड़ने से गर्मी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब किरणें सीधी होती हैं तो वो कम एरिया में फोकस होती हैं, जिससे वहां बहुत ज्यादा हीट मिलती है। इसे हम उष्ण कटिबंध या टॉरेट जोन कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी गोल होने की वजह से सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं, है ना? एग्जैक्टली। और तिरछी किरणों को वायुमंडल की एक मोटी लेयर पर करनी पड़ती हैं और वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाती हैं, जिसके कारण हीट फैल जाती है और तापमान गिरने लगता है। यही वजह है कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्यों दोस्तों, समझ गए ना? हाँ, और इससे हमें अक्षांश का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए सिर्फ लेटी हुई रेखाएं काफी नहीं है। सही बात है। अगर कोई कहे कि मैं 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर हूं, तो वो पूरी दुनिया में उस लंबी लाइन पर कहीं भी हो सकता है। उसे पिन पॉइंट करने के लिए वर्टिकल यानी खड़ी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। वो साउथ पोल से जोड़ते हैं। लेकिन अक्षांश में तो इक्वेटर नेचुरली सबसे बड़ी लाइन थी। देशांतर में तो सभी लाइंस की लंबाई एक बराबर होती है ना, तो 0 डिग्री किसे माना गया? ये बहुत बड़ी समस्या थी उस जमाने में। 17वीं और 18वीं सदी में जब जहाज समुद्र में जाते थे तो अक्षांश का पता तो तारे देखकर लग जाता था,
पर देशांतर के बिना रास्ता भटक जाते थे। क्योंकि देशांतर नापने के लिए टाइम का बिल्कुल सटीक पता होना जरूरी था, जो उस वक्त की पेंडुलम घड़ियों से समुद्र की लहरों में मुमकिन नहीं था। सही कहा। फिर जॉन हैरिसन नाम के साइंटिस्ट ने मरीन क्रोनोमीटर बनाया, जिससे टाइम निकालना आसान हुआ, लेकिन 0 डिग्री तय करना अभी भी बाकी था। और इसके लिए 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों। इस ईयर को नोट कर लीजिए, 1884। बिल्कुल। उस समय ब्रिटिश एम्पायर का समुद्री व्यापार पर पूरा कंट्रोल था, इसलिए सबने मिलकर ये तय किया कि लंदन के ग्रीनविच की वेधशाला से जो रेखा गुजरती है उसे ही 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन मान लिया जाएगा। यानी वहीं से पूरी दुनिया का समय शुरू होगा। लेकिन टाइम का और इन देशांतर रेखाओं का मैथमेटिकल कनेक्शन क्या है? दोस्तों, ये कैलकुलेशन ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैलकुलेशन बहुत सिंपल और लॉजिकल है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। और एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री है ना? हाँ, तो अगर हम 360 डिग्री को 24 घंटे से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 15 डिग्री, यानी पृथ्वी हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इसको दिमाग में छाप लीजिए। अगर 1 घंटे में यानी 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल मैथ है, 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी 4 मिनट। एग्जैक्टली। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। इसे एक टेबल लैंप और ग्लोब के उदाहरण से समझते हैं। अगर अंधेरे कमरे में ग्लोब पर लैंप की रोशनी डालें और उसे घुमाएं, तो जो हिस्से पूर्व यानी ईस्ट में है वो रोशनी के सामने पहले आएंगे और वहां सुबह पहले होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। और जो पश्चिम में है वहां रोशनी बाद में आएगी। इसीलिए ग्रीनिच से ईस्ट की तरफ जाने पर हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा आगे यानी प्लस हो जाता है। और वेस्ट की तरफ जाने पर समय माइनस यानी पीछे हो जाता है। अब दोस्तों, इसको अपने भारत के उदाहरण से समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, भारत का देशांतरीय विस्तार काफी बड़ा है। गुजरात के पोरबंदर जो वेस्ट में है और असम के तिनसुकिया जो ईस्ट में है, उनके बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो दोस्तों, लॉजिक लगाइए। अगर 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है तो 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे का अंतर। बिल्कुल सही। असम ईस्ट में है, इसलिए वहां सूरज पहले निकलता है और गुजरात में लगभग 2 घंटे बाद सूरज निकलता है। तो सोचिए, अगर असम और गुजरात के लोग अपने अपने हिसाब से घड़ियां मिलाते तो रेलवे और फ्लाइट्स का टाइम टेबल बनाना कितना मुश्किल हो जाता। वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय का कॉन्सेप्ट आया। भारत ने अपने बिल्कुल बीच की एक रेखा यानी 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना मानक देशांतर चुन लिया, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST कहते हैं। दोस्तों, नोट कीजिए इसे। और क्योंकि ये 82.5 डिग्री ईस्ट में है तो कैलकुलेशन क्या होगी? अगर हम 82.5 को 4 मिनट से गुना करें तो 330 मिनट आते हैं जी, जो बनते हैं 5.5 घंटे और 30 मिनट। और क्योंकि हम ईस्ट में हैं इसलिए हमारा टाइम आगे चलेगा। यही वजह है दोस्तों कि IST ग्रीनिच से 5.5 घंटे आगे है। ये एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है। बिल्कुल आगे है। लेकिन टाइम कैलकुलेशन में एक सबसे एक्सट्रीम और कंफ्यूजिंग पॉइंट भी आता है, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। हाँ, ये सच में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जी। जब हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो तारीख कैसे बदल जाती है अचानक से? देखिए, ग्रीनिच से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। जी। ठीक पृथ्वी के पीछे 180 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते टाइम 12 घंटे आगे हो जाएगा। और अगर हम ग्रीनिच से वेस्ट की तरफ से जाएं तो 180 डिग्री पर टाइम 12 घंटे पीछे हो जाएगा। सही कहा। तो इसका मतलब हुआ कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों तरफ खड़े 2 जहाजों के टाइम में पूरे 24 घंटे यानी पूरे 1 दिन का अंतर होगा। अरे वाह! तो अगर कोई व्यक्ति इस रेखा को क्रॉस करता है तो क्या वो टाइम ट्रैवल कर रहा होता है? एक तरह से हाँ, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। अगर कोई एशिया से अमेरिका की तरफ यानी ईस्ट डायरेक्शन में इस लाइन को क्रॉस करता है तो वो पिछले दिन में चला जाता है, यानी उसे 1 दिन घटाना पड़ता है। और अगर वो अमेरिका से एशिया की तरफ यानी वेस्ट आएगा तो वो 1 दिन आगे कूद जाएगा, उसे 1 दिन जोड़ना पड़ेगा, है ना? एग्जैक्टली भाई। लेकिन अगर आप मैप पर इस इंटरनेशनल डेट लाइन को देखेंगे तो ये बाकी रेखाओं की तरह बिल्कुल सीधी नहीं है।
ये जिगजैग पैटर्न में है। हाँ, ये मुड़ाव क्यों दिया गया इसमें? इसके पीछे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रीजंस हैं। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर ये डेट लाइन किसी देश या आइलैंड के बीच से गुजरती तो एक ही देश के एक हिस्से में संडे होता और दूसरे हिस्से में मंडे होता, लोग ऑफिस जा रहे होते और दूसरे हाफ में लोग छुट्टी मना रहे होते। क्या कंफ्यूजन होता? बिल्कुल उसी कंफ्यूजन से बचने के लिए इसे प्रशांत महासागर में पानी के ऊपर से मोड़ दिया गया ताकि ये किसी जमीन को बीच से ना काटे। बहुत बढ़िया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जुगाड़ एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात आती है टाइम जोन्स की। भारत में तो चलो एक ही टाइम जोन है, पर बड़े देशों का क्या? हाँ, देखिए जैसे रशिया और अमेरिका हैं, जिनका ईस्ट से वेस्ट का फैलाव हजारों किलोमीटर का है, वहाँ एक टाइम जोन काम नहीं कर सकता। अमेरिका में 6 टाइम जोन्स हैं। और रशिया में तो सबसे ज्यादा है ना? बिल्कुल, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। यानी जब रशिया के एक कोने में लोग डिनर कर रहे होते हैं तो दूसरे कोने में अगले दिन की सुबह की चाय चल रही होती है। दोस्तों, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। रशिया में सबसे ज्यादा 11 टाइम जोन्स हैं। ये मल्टीपल टाइम्स बीपीएससी और यूपीएससी में फैक्ट्स के रूप में आ चुका है। सही कहा। तो अब हम थोड़ा एग्जाम एंगल की तरफ बढ़ते हैं ना? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर का जो ये ग्रिड सिस्टम है, उस पर से आते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए उनका क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला गोल्डन रूल, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। दूसरा गोल्डन फैक्ट, अक्षांशों के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। तीसरा पॉइंट, रशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा यानी 11 टाइम जोन्स हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी ग्रीनिच टाइम से एग्जैक्टली 5 घंटे और 30 मिनट आगे है, यानी प्लस में है। ये तो एग्जाम एंगल हो गया, लेकिन इन सब टर्म्स को याद रखने में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है ना? हाँ, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कंफ्यूजन। लेकिन दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक है। हाँ, वो ट्रिक काफी आसान है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स, मतलब जो लेटी हुई रेखाएं हैं, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्ग है, लंबी या खड़ी रेखाएं हैं। बहुत बढ़िया। और टाइम जोन कैलकुलेशन का 10 सेकंड का रिवीजन फॉर्मूला भी सुन लीजिए। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा और 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट। अगर आप ईस्ट यानी पूरब जाएं तो समय प्लस होगा और वेस्ट यानी पश्चिम जाएं तो समय माइनस होगा। बस इतना याद रखना है। बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है। अब टाइम है कि हम अपने लिसनर्स का थोड़ा टेस्ट लें। तो दोस्तों, अब वक्त है आपके टेस्ट का। अब हम इस चैप्टर से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेंगे। हम उनके ऑप्शंस भी पढ़ेंगे, लेकिन जवाब हम नहीं बताएंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? इसके ऑप्शंस हैं: ए, दूरी, दिशा और प्रतीक; बी, पहाड़, नदियां और मैदान; सी, अक्षांश, देशांतर और समय; या डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल नोट कीजिए। देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं और नगरों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, भौतिक मानचित्र; ऑप्शन बी, राजनीतिक मानचित्र; ऑप्शन सी, थीमैटिक मानचित्र; या ऑप्शन डी, ग्लोब। अब तीसरा सवाल, मैथमेटिक्स वाला। यदि किसी मानचित्र का स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी? इसके ऑप्शंस हैं: ए, 1000 मीटर; बी, 1250 मीटर; सी, 1500 मीटर; या डी, 2000 मीटर। चौथा सवाल दोस्तों, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर जो जाल बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्रिड; ऑप्शन बी, स्केल; ऑप्शन सी, कंपास; या ऑप्शन डी, प्राइम मेरिडियन। पांचवा सवाल, भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं: ए, देशांतर रेखाएं;
बी अक्षांश रेखाएं, सी कर्क रेखा या डी मकर रेखा? छठा सवाल, प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ। प्राचीन काल में भारतीय खगोलीय ग्रंथों में किस नगर से गुजरने वाली रेखा को प्रमुख याम्योत्तर माना जाता था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा या ऑप्शन डी टैक्सिला? सातवां सवाल, पृथ्वी को अपनी धुरी पर 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 1 घंटा, बी 2 घंटे, सी 4 मिनट या डी 15 मिनट? आठवां सवाल, टाइम जोन्स पर। भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनिच यानी GMT से कितना आगे है? ऑप्शन ए 5 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे वाह। या ऑप्शन डी 4 घंटे 30 मिनट? बिल्कुल। नौवां सवाल, देशांतर रेखाओं का मान प्रमुख यमयोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर कहां तक बढ़ता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री या डी 0 डिग्री? और आखिरी 10वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग किस देशांतर रेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री या ऑप्शन डी 360 डिग्री? तो दोस्तों, इन सभी 10 सवालों के जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देने हैं। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे स्ट्रांग है। श्रोताओं, आज हमने सिर्फ नक्शा देखना नहीं सीखा, बल्कि पृथ्वी की उस ग्रिड प्रणाली को समझा है जो हमारे पूरे जीवन, समय और मौसम को नियंत्रित करती है। बिल्कुल। और एक आखिरी सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं दोस्तों। सोचिए, अगर पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम जोन ना होते और सिर्फ एक ही टाइम जोन होता, यानी यूनिवर्सल टाइम, तो क्या होता? हाँ, ये बहुत ही डीप थॉट है। क्या हमारा नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता? अगर टोक्यो में सुबह के 8 बजे अंधेरा होता और न्यूयॉर्क में रात के 10 बजे धूप निकली होती? इस पर जरूर विचार कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आज का ये सेशन आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर गया होगा। सारे सवालों के जवाब कमेंट में लिख देना, हम बेस्ट और राइट आंसर्स को पिन करेंगे। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नया चैप्टर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ विभूति एकेडमी पर। जय हिंद।